समझो प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी बेसिकली एक क्वांटिटेटिव मेजर है कि कोई चीज, कोई इवेंट कितने चांसेस हैं कि वो होगा या कितने चांसेस हैं कि कोई चीज नहीं होगी, इवेंट नहीं होगा। अब ये जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ इवेंट, इससे रिलेटेड ये 4 डिफाइंस हैं। पहले इनको समझते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे मूव ऑन करेंगे। तो सबसे पहले समझो एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि जो भी मैं एक्शन कर रही हूं, जैसे अगर मैंने एक कॉइन को उछाला, ठीक, तो ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट है। या मैं डाइस रोल कर रही हूँ, ये भी मेरा एक एक्सपेरिमेंट है। या फिर एक बैग है जिसके अंदर बहुत सारी बॉल्स हैं और मुझे एक बॉल बाहर निकालनी है, तो दैट इज माई एक्सपेरिमेंट, दैट इज माई ट्रायल। ठीक, अब जब मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट करूंगी तो उसके कोई आउटकम्स होंगे ना। तो अगर जैसे मैं कॉइन उछाल रही हूं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसे ही अगर मैं डाइस रोल कर रही हूं तो आपका 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कुछ आउटकम्स आएंगे, तो उसको हम आउटकम बोलते हैं, जो पॉसिबल रिजल्ट होता है। और जब उन आउटकम्स का हम सारे कॉम्बिनेशंस लिखते हैं ना, पॉसिबल जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो लिखते हैं, तो उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। अब ये सैंपल स्पेस अच्छे से समझ लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में वो सिंपल मांगता है आपसे कि राइट द सैंपल स्पेस ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि सैंपल स्पेस होता क्या है। फाइन। और इवेंट, इवेंट क्या है, जो अभी मैंने आपको समझाया कि सपोज मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि मुझे एक बॉल निकालनी है, ठीक है, या फिर मुझे एक डाइस रोल करना है। उसमें से एक इवेंट क्या होगा, इवेंट होगा जब मैं आपसे पूछूंगी कि मुझे अच्छा ये बताओ कि इसमें से रेड बॉल कितनी निकल सकती हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो दैट इज माय इवेंट। तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की होती है, उसको हम ई लेट कर सकते हैं, ए बी सी आप कुछ भी लेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 डिफाइंस हो गई। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जो मुझे चाहिए। जैसे जो मैंने बोला कि रेड बॉल्स निकलनी है, तो उसमें जितनी भी रेड बॉल्स होंगी वो मेरा फेवरेबल आउटकम है, क्योंकि मुझे रेड बॉल्स ही चाहिए, राइट। अगर ऐसे ही मैंने अगर डाइस रोल किया है और उस पर मुझे 2 के मल्टीपल्स चाहिए, तो 2 के मल्टीपल्स कितने हैं उसमें, तो वो मेरा फेवरेबल आउटकम होगा। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो होते हैं जितना उसके अंदर चांसेस हैं, जो जो आउटकम्स उसके हैं। फाइन, ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। अब इसको मूव ऑन करने से पहले हम ये समझेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी एक रेंज होती है। ये आपने देखा होगा 0, ठीक है, यहां पर PE और यहां पर 1। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं। समझो, देखो, सबसे पहले 2 टाइप के इवेंट्स होते हैं। एक होता है श्योर इवेंट, जो होगा ही होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि कल जो है सूरज उगेगा, तो आप क्या बोलोगे, ये तो 100% चांस है ना कि सूरज तो उगेगा ही उगेगा। तो जब मैं आपको बोलूंगी कि 100% चांस है, तो इसका मतलब क्या होगा, 100%, 100 डिवाइडेड बाय 100 इज 1। तो यानी उसकी प्रोबेबिलिटी कि सनराइज होगा या नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो जितने भी श्योर इवेंट्स होते हैं ना कि 100% होंगे ही होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। आज आप फोन यूज करोगे या नहीं करोगे, अगर आपकी मदर से पूछा जाए तो वो कहेंगे श्योरली ये तो हो ही नहीं सकता कि ऐसा ना हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 होगी। ठीक है। अब ऐसे ही अगर कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो पॉसिबल ही नहीं है होने, ठीक, जैसे अगर मैं डाइस रोल कर रही हूं और उस पर मैं आपको बोलूं कि 7 आना चाहिए, तो 7 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि डाइस पे होते ही 6 तक है लास्ट। तो ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है, जो पॉसिबल हैं उनकी 1 होगी, जो नहीं हो सकते उनकी 0 होगी। समझ में आया। तो ये 2 एक्सट्रीम केसेस होते हैं हमारे प्रोबेबिलिटी के, कि 0 और 1। तो यानी बाकी जो प्रोबेबिलिटी के चांसेस होते हैं हमारे, वो 0 और 1 के बीच में रह जाते हैं, इसीलिए हम ये रेंज बनाते हैं। अब इस रेंज का मतलब क्या है, साइन का मतलब समझो। यहां पर ये 2 साइन है, बच्चे भूल जाते हैं कि साइन का मतलब क्या है। ये जो साइन होता है ये होता है आपका स्मॉलर देन, और ये वाला जो इसके नीचे हम ये साइन लगाते हैं ये होता है आपका इक्वल का साइन। यानी इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट पार्ट लिखती हूं, 0 इक्वल हो सकता है प्रोबेबिलिटी के, इतना समझ में आया। वो हमें पता है इम्पॉसिबल इवेंट में इक्वल होता है। फिर जब मैं इसके ऊपर वाला साइन लगा देती हूं, तो इसका मतलब क्या है कि 0 जो है छोटा है हमेशा प्रोबेबिलिटी से, मतलब
कोई भी प्रोबेबिलिटी होगी वो जीरो के जितनी होगी या जीरो से हमेशा बड़ी होगी, यानी नेगेटिव नहीं हो सकती। जीरो से छोटे नंबर्स तो नेगेटिव हो सकते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, इसको आप मेंशन कर लेना, कैन नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, अब इस सेकेंड पार्ट को समझते हैं। सेकेंड पार्ट वो कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है फिर से इक्वल होगी 1 के। ये भी हमने देखा कि जब श्योर इवेंट होता है तो वो इक्वल होती है 1 के, है ना। और जो प्रोबेबिलिटी है वो स्मॉलर होगी 1 से, मतलब अब 1 से छोटी होगी प्रोबेबिलिटी, 1 के बाहर नहीं जा सकती, यानी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। समझ में आया? तो ये हमारी एक रेंज बन जाती है 0 to 1। इसको याद कर लेना, एग्जाम्स में ये आया हुआ है, बेसिक में स्ट्रेट फॉरवर्ड वो यही वैल्यू दे देता है, ऐसी रेंज दे देता है और पूछता है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रोबेबिलिटी जो है नेगेटिव कभी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी कभी नहीं हो सकती। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, इससे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चंस करवाती हूं जो एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सबसे पहले तो ना ये पॉइंटर्स को आप कन्वर्ट करना सीखो, ठीक, पॉइंटर्स हैं या फ्रैक्शंस हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो तो मुझे सीधा एक नेगेटिव साइन दिख रहा है, तो नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। इस वाले क्वेश्चन में मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मिल गया, ये है मेरा सी पार्ट। क्यों है सी पार्ट? वो पूछ रहा है कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, तो मुझे पता है प्रोबेबिलिटी नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती, तो ये मेरा आंसर मुझे मिल गया कि प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है ये चीज, ओके। अब वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी, कैन मतलब होगी। अब मुझे पता है प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच रहती है ना, चलो ये नेगेटिव है, ये तो हो नहीं सकती। ये 1.004 है, इसका मतलब ये 1 से बड़ी है, ये भी नहीं हो सकती। अब बात करते हैं इन दोनों फ्रैक्शंस की। तो बेटा मुझे ये बताओ कि अगर मैं 23 बाहर रखूंगी और 18 अंदर, और एक केस है ये वाला 7 और 8 वाला, तो देखो जब मैं 7 और 8, जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो 1 से बड़ा आंसर आता है ना, 1 आएगा, 7 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा, फिर 10 आएगा, फिर 1.1, तो ये तो 1 से बड़ा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये आंसर होगा क्योंकि ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो दिस सी पार्ट इज माय आंसर। समझ आया कैसे करना है? और ना लास्ट क्वेश्चन है, एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, मतलब ये बहुत कम चांसेस हैं कि वो होगा ही नहीं, वो इवेंट होगा ही नहीं। तो ऐसे केस में आपकी प्रोबेबिलिटी कौन सी होगी? 0.0001, 0.001, 01 और 0.1। तो ध्यान से समझना, इसका आंसर होगा ए। क्यों? क्योंकि ये जो आंसर है ये आपका 1 से बहुत दूर है, 0.0001, तो 0.1 से ये छोटा है, इसीलिए इसका आंसर होगा 0.0001। समझ आया? तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। क्या समझाया मैंने आपको? मैंने आपको समझाया कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच होती है। ठीक है, क्लियर? ओके। अब एक कंसेप्ट और समझते हैं। जो प्रोबेबिलिटी के जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सब को अगर मैं मिला दूं तो आंसर 1 बचता है। कितना बचता है? आंसर 1। अब इस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसका मतलब समझो कि मैं आपको क्या बोल रही हूं। मैं आपको कहती हूं, ध्यान से समझना। सपोज करो एक बैग है, उसमें 3 रेड बॉल्स हैं और उसमें 2 जो हैं वो ब्लू बॉल्स हैं। तो अब देखो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की क्या होगी? कितनी रेड बॉल्स है बेटा? 3, तो 3 ऊपर आएगा, अपॉन में आता है टोटल। तो अब देखो टोटल बॉल्स कितनी थी? 5। समझ आया? टोटल 5 है ना, तो अपॉन में आएगा 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हो गई 3/5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल पूछ रहा है वो, तो ब्लू बॉल कितनी है? 2 है, तो 2 अपॉन में 5। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है वो क्या है? ध्यान से समझना। एक है इवेंट होना और एक है इवेंट का ना होना।
अगर मैं बोलूं आपको कि मुझे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो वो 3/5 है। अब अगर मैं कहूं कि मुझे ऐसा प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें रेड ना हो, नॉट रेड, तो नॉट रेड का मतलब क्या है कि रेड बॉल नहीं आनी चाहिए ना, ये बॉल नहीं आनी चाहिए, ब्लू आ सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2/5 होगा फिर से। अब जब आप इन दोनों को प्लस करोगे, यानी कि जब आप इन दोनों को प्लस करोगे, पी आर एंड पी नॉट आर को, तो ध्यान से देखना आपका आंसर कितना आएगा। आपका आंसर 5/5 1 ही आएगा। समझ आया? क्या समझाया यहाँ पे? पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, रेड के होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 थी। पीई डैश मतलब नॉट ई मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो वो थी कि जब रेड नहीं मिलेगी मुझे ब्लू बॉल मिलेगी। तो जब मैंने दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाली और ऐड की तो मेरा आंसर 1 आएगा हमेशा। ये चीज याद रखना। समझ आया? ठीक, इनको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। तो हमने बिल्कुल बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी कर लिया कि प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके जो रेंज है वो कितनी है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनली कि सैंपल स्पेस कैसे निकालना है कॉइन्स का, डाइस का और कार्ड्स का। ये 3 सैंपल स्पेस आपके लिए बहुत जरूरी है और इन तीनों के ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस करवाऊंगी। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉइन्स से। कॉइन्स का सैंपल स्पेस क्या बनेगा? तो सबसे पहले तो याद रखना कि कॉइन्स के सैंपल स्पेस में जब हम आउटकम की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। कितना होता है? 2 की पावर n। अब इसका मतलब क्या है? कॉइन्स में या तो अब आपके पास एक कॉइन का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या फिर आपके पास 2 कॉइन का क्वेश्चन आएगा, या फिर आपके पास 3 कॉइन्स का क्वेश्चन आएगा। 4 का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन वो सैंपल स्पेस जरूर आपसे पूछ सकता है। स्टार्ट करते हैं। चलो अब एक कॉइन में आपको पता है क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो आउटकम 2 ही हैं उसके, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब ये 2 आउटकम कैसे? देखो 2 की पावर n बोला ना मैंने, तो 2 की पावर n क्या होती है? 2 की पावर n हो गई 2 की पावर 1, क्योंकि एक कॉइन है तो 2 की पावर 1 होता है 2। 2 ही आउटकम आए, ठीक है। अब जब 2 कॉइन्स की बात करते हैं तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 आउटकम्स आते हैं। कैसे? देखो पहले वाले पे हेड आ सकता है, दूसरे वाले पे भी हेड आ सकता है। पहले वाले पे हेड आ गया, दूसरे वाले पे टेल, दोनों पे टेल आ सकता है, या फिर एक पे टेल और दूसरे वाले पे हेड। मुझे ये ऑप्शंस लेके चलने हैं। प्रोबेबिलिटी में हम लोग इंटरचेंज वाले ऑप्शंस भी लेकर चलते हैं। जैसे ये नहीं कि आप यहां बोल दोगे हेड टेल या टेल हेड एक ही बात है, नहीं। ये 2 अलग केसेस होते हैं कि पहले हेड आया है बाद में टेल, और पहले टेल आया है बाद में हेड। तो यहां पर हमारे पास 4 आउटकम्स हो गए। अब 3 कॉइन्स में कितने होंगे? फॉर्मूला लगा लो, 2 की पावर 3, ठीक। तो कितना होता है? 8। मेरे पास यहाँ पे 8 आउटकम्स आएंगे। अब कैसे आते हैं आउटकम्स? देखो सबसे पहले क्या करना, H H और H लिख देना, ठीक है। तीनों पे हेड आ गया। फिर ना स्टार्टिंग के 2 पे हेड ले आना, थर्ड पे टेल ले आना, ओके। फिर क्या करना, बोलना अच्छा टेल ना बीच में आ गया, बीच में ले आना, हो गया। और फिर बाद में दोनों पे टेल ले आना, ऐसे कर देना, ठीक। यानी पहले जो है H के 4 बनाने हैं, ये याद रखना। अब हम बनाएंगे टी के 4। तो पहले देखो टी के 4 कैसे बनाएंगे? फिर से वही, दोनों पे टी आ गया, पहले टी और एच, या फिर एच और टी, और फिर लास्ट में दोनों पे ही एच। तो ऐसे 8 आउटकम्स बनते हैं 3 कॉइन्स के, ठीक। एक कॉइन के 2, 2 कॉइन के 4 और 3 कॉइन के 8। अगर एग्जाम में वो ऐसे ही पूछ ले कि 4 कॉइन्स के कितने आउटकम्स होंगे, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 की पावर n, ओके। अब इसी का एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब समझो इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है। 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। तो 3 कॉइन्स के मैंने टोटल ये 8 आउटकम्स लिख लिए। द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 1 कॉइन, बेटा प्रोबेबिलिटी में ना ये याद रखना सारा वर्ड्स का खेल है। जो आपको बोल रहा है आप सिर्फ उसी पे ध्यान दोगे। वो कह रहा है ओनली 1 कॉइन शोज टेल, मतलब इन सब में जितने भी मेरे केसेस हैं एक ही टेल होना चाहिए। तो देखो इसमें तो एक भी टेल नहीं है,
इस वाले में है ना, ये रहा एक टेल है इस वाले में, तो ये वाला ऑप्शन लूंगी। इस वाले में देखो थर्ड वाले में ये रहा एक टेल, तो ये वाला ऑप्शन भी लूंगी। इस वाले में 2 टेल है, नहीं, इसमें 3 टेल हैं। इस वाले में भी आपके कितने हैं, इस वाले में 2 टेल हैं। नेक्स्ट वाले में भी आपके पास 2 टेल हैं। उससे नेक्स्ट वाले में, लास्ट वाले में आपके पास फिर से एक टेल आया, यानी ये ऑप्शन भी मैं लूंगी। तो कितने ऑप्शंस आए आपके पास? अगर फेवरेबल आउटकम्स की बात करें तो आप लिख कर आ सकते हो कि यहाँ पे आपके पास फेवरेबल आउटकम्स हैं HHT, HTH एंड THH, 3 आउटकम्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी आपकी इवेंट की वो होगी 3/8, क्योंकि टोटल आउटकम्स 8 हैं, दैट इज ऑप्शन बी। समझ आया? कॉइन्स में आपके ऐसे 3 केसेस बनते हैं। अभी इस वीडियो में हम मोस्टली सैंपल स्पेस बनाना सीख रहे हैं और एक एक या 2 क्वेश्चंस करके कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अभी बेस सीखते हैं प्रोबेबिलिटी का। कॉइन्स के आउटकम समझ में आए? कॉइन्स के ऐसे आउटकम्स होते हैं, इनको नोट डाउन कर लेना। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट डाइस के आउटकम्स की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से। अब इसका जो आउटकम का फॉर्मूला होता है वो होता है 6 की पावर n। ठीक, चलो अब ये याद रखना कि एक डाइस जो होता है ना, एक जब होता है तो हम उसको डाई बोलते हैं, DIE, कंफ्यूज नहीं होना। अब एक डाई जब हम रोल करते हैं तो क्या कितने आउटकम्स आते हैं आपको पता है ऑलरेडी। एक डाई में हमारे पास 6 आउटकम्स हैं। कौन से? या तो 1 आएगा, या 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 आउटकम्स होते हैं। ठीक, जब हम डाइस रोल करते हैं 2 यानी कि, तब हमारा फॉर्मूला क्या है? 6 की पावर n। देखो फॉर्मूले से करके दिखाती हूं। 2 डाइस है ना, तो यानी 6 की पावर 2, दैट इज 36 आंसर आएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में एक बार आया हुआ है, उन्होंने आउटकम्स पूछे थे 3 डाइस के। तो जब वो 3 डाइस के आउटकम्स पूछेगा तो आप क्या करोगे? आप करोगे 6 की पावर 3। समझ आया? अब आपको ये टेबल बनाना सिखाती हूं कि ये टेबल हमने कैसे बनाई, ये कौन सी डाइस की टेबल है। तो ध्यान से समझो, जब मैं आपसे बात करती हूं कि मेरे 2 डाइस हैं तो क्या होगा? पहले डाइस को हम ऊपर यहां पर लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर मैं बात करती हूँ हमारा सेकेंड डाइस। सेकेंड डाइस हो सकता है 1, फिर से 2, 3, 4, 5 और 6। अब समझना ध्यान से। अब क्या ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास? ये मेरा फर्स्ट डाइस था और ये मेरा सेकेंड डाइस लेकर चल रही हूं मैं। फर्स्ट डाइस पे 1 आ रहा है तो सेकेंड पे भी 1 आ सकता है। फर्स्ट डाइस पे हमेशा 1 आ रहा है, फर्स्ट जो है डाई उस पे हमेशा 1 आ रहा है। तो सेकंड पे मेरे पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं? 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी और 6 भी। ऐसे हमारी ये टेबल बनी है। अब सपोज सेकंड डाई पे मेरा 2 आ रहा है हमेशा, 2 2 2 2, सेकंड बार में फर्स्ट डाई पे हमेशा 2 आ रहा है। तो नेक्स्ट पे क्या क्या आ सकता है? नेक्स्ट पे आ सकता है 1 2 अगेन, 3 4 5 6। तो इस तरीके से जब आप अपनी टेबल बनाओगे तो आपके इस तरीके से टेबल बनेगी और टोटल 36 आउटकम्स आपके बनेंगे। ये आप याद रखना, कितने आउटकम्स बनेंगे? 36 आउटकम्स आपके आएंगे। क्लियर? अब ये डाई वाले क्वेश्चंस, डाइस वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन कराती हूं, देखो 2 क्वेश्चंस कराऊंगी, उन्हीं क्वेश्चन से, दोनों ही क्वेश्चन सिंपल नहीं है, दिमाग वाले क्वेश्चंस हैं। आ जाओ। वो कह रहा है सबसे पहले, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, उसने एक डाई को 2 बार थ्रो किया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले जब ट्वाइस वर्ड आ जाए तो आपकी ये टेबल बन जानी चाहिए। ठीक है, मैंने ये टेबल बना दी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट ऑप्शन, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। ध्यान से समझना, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब होता है कि उतना तो हो ही, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। उतना तो हो ही, उससे ज्यादा भी। मतलब मुझे या तो 5 एक बार मिले, 2 बार मिल रहा है तो भी मेरा काम चल जाएगा। एक बार तो चाहिए ही चाहिए, मुझे 2 बार अगर मिल रहा है 5 तो भी चलेगा। यहाँ पे 1 टाइम नहीं लिखा कि सिर्फ एक ही बार चाहिए,
यहाँ पर वर्ड है एटलीस्ट पे ध्यान देना। प्रोबेबिलिटी में ये कुछ बहुत स्पेशल केसेस हैं, एटलीस्ट, एटमोस्ट, ये सब आप बहुत अच्छे से कर लेना, नहीं तो इनकी एक स्पेशल वीडियो बनी हुई है, उसको जाकर जरूर देख लेना। तो अब एटलीस्ट का मतलब एक बार भी चलेगा और 2 बार भी। तो अब देखो 5 की टेबल, 5 का वो ढूंढो कौन सा कॉलम है, कौन सी रो है। ये रहा मेरा 5, इस वाले 5 में देखो ये भी 5 आ रहा है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, तो ये 6 केस मिल गए मुझे। ठीक है, अब इस वाले में भी 5 आ रहा है ना, ये भी आ रहा है, 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 ये भी आ रहा है। बट अब ध्यान देना, यहाँ पे ये वाला जो 5 और 5 था, ये गलती से 2 बार काउंट हो जाएगा आपसे और वहां आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। अगर आपने इस वाले कॉलम में इसको काउंट कर लिया तो इस वाले कॉलम में आते हुए दोबारा काउंट मत करना। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब एक सेम होगा ना बिल्कुल, उसको हम हमेशा एक ही बार काउंट करेंगे। तो ये 5 और 5 एक ही बार काउंट होगा। तो यहां पर अगर 6 ले लिए तो अब इस साइड पे 6 नहीं, इस साइड पे होंगे 5। तो कितने हो गए हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स, कितने हुए 6 + 5 11, और टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास 36। तो ए का आंसर होगा 11/36। समझ में आया क्या बोला मैंने? ठीक है, अब वो बी पार्ट में कह रहा है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब मुझे 5 चाहिए ही नहीं, एक बार क्या 2 बार क्या, मुझे 5 से मतलब ही नहीं है। तो अब सोचो, मैंने 5 की पूरी टेबल ही हटा दी, ये भी हटा दी पूरी टेबल और ये भी हटा दी, है ना, सारे हटा दिए। बेसिकली ये कितने ऑप्शंस थे, ये मेरे पास 11 ऑप्शंस थे ना, अभी तो मैंने निकाला, ये कितने ऑप्शंस थे मेरे पास 11 ऑप्शंस थे, ये मैंने हटा दिए। तो जब 36 में से 11 ऑप्शंस मैंने हटा दिए तो मेरे पास कितने ऑप्शंस बचे 25। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 25/36। अच्छा, अभी मैंने आपको एक टॉपिक और सिखाया था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का, क्या था वो टॉपिक? वो भी यही था। अब देखो ये वही वाली बात हो रही ना कि 5 आएगा यानी PE और 5 नहीं आएगा यानी P0E, ये वही केस है ना। तो अगर इस वाले पार्ट में आप 1 में से PE मतलब 11/36 माइनस करते, तब भी आप नोटिस करते कि आपका आंसर 25/36 ही है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, ये बात याद रखना, दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कि 5 की ही बात कर रहा है कि 5 आएगा 5 नहीं आएगा। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होगी। अगर एक की दे रखी है दूसरे की निकालनी है तो 1 में से माइनस कर देना। कई बार ऐसे एमसीक्यूज होते हैं कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 30% है, तो बताओ बारिश नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी। तो मैंने क्या बोला अभी 1 होती है मतलब 100% होती है टोटल। तो अगर 30% बारिश हो रही है तो 70% बारिश नहीं होगी। क्लियर हुआ ये चीज? और ये क्वेश्चन भी आई होप क्लियर है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, दोबारा बोल रही हूं, रिपीटेड नहीं लेना। ठीक, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में भी आया हुआ है और ये रिपीट भी हुआ हुआ है, सिर्फ 2016 में नहीं आया हुआ, ये आगे 2021 या 2022 में भी आया था। देखो क्या है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब यहां एक चीज ध्यान रखना, बच्चे ना यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर सपोज ये वाला नहीं दिया होता है और टोटल ऑफ 9 11 या कुछ और दिया होता तो बच्चे सोचते ये एक ही डाइस की बात कर रहा है। नहीं, वर्ड्स पे ध्यान दो। पिछले वाले क्वेश्चन में उसने क्या बोला था, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बार फेंका है तो भी ये बनेगा। अब यहां पे वो कह रहा है अ सिंगल थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डिफरेंट डाइस, यानी एक ही बार में 2 डाइस फेंके हैं, तो ये भी आपका 6/6 का ही केस है। ठीक है, चलो, What is the probability of getting a prime number on each dice? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें ना 2 कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट आता है जो वर्ड उसने बोला प्राइम नंबर। अब मुझे ये बता दो कि प्राइम नंबर जो हैं वो कौन से हैं। डाइस पे 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? बच्चे बोल रहे हैं 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। चलो, अब यहीं पर 90% बच्चे गलती करते हैं, मार्क्स लूज करते हैं, और हर साल जो है ना CBSE ये प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं डाल देता है।
बेटा 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता। मैं बार बार बोलती हूँ ये चीज, 1 इज नॉट प्राइम, 1 इज नॉट प्राइम, 1 इज नॉट प्राइम, इसको दिमाग में बिठा लो। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 1 कॉम्पोजिट भी नहीं होता। ठीक, तो प्राइम नंबर कौन से बचे हमारे पास? हमारे पास यहाँ पे प्राइम नंबर है 2, 3 और कौन सा है प्राइम नंबर? 5। मेरे पास प्राइम नंबर यही है। समझ में आया? और कोई प्राइम नंबर नहीं है, 1 नहीं होगा। क्लियर? अब वो कह रहा है कि मुझे प्राइम नंबर चाहिए ऑन ईच डाइस। ईच डाइस का मतलब दोनों तरफ प्राइम होना चाहिए। तो देखो दो में ये दोनों ऑप्शंस भी हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। 2 वाली लाइन आएगी सबसे पहले, तो ये याद रखना, 2 वाली लाइन आएगी, 3 वाली लाइन आएगी और 5 वाली आएगी। ठीक है, मैंने कॉलम्स तो देख लिया, अब रोज कैसे देखेंगे? देखो 1 और 2 तो आएगा नहीं क्योंकि 1 प्राइम नहीं है। 2 और 2 आएगा क्योंकि ये क्या है? 2 दोनों ही प्राइम नंबर हैं। क्लियर है? चलो ऐसे करते हैं, ये भी आएगा, 2 और 2 आएगा क्योंकि दोनों प्राइम हैं। 3 और 2 भी आएगा क्योंकि दोनों प्राइम हैं, और 5 और 2 भी आएगा क्योंकि दोनों प्राइम हैं। 3 वाली लाइन में आ जाओ, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा और 5 3 आएगा। ऐसे ही 5 वाली लाइन में आ जाओ, 5 2 आएगा, फिर से 5 3 आएगा और 5 5 आएगा। समझ में आया कैसे किया? हमें दोनों साइड पे प्राइम नंबर चाहिए थे। तो आप क्या है, कॉलम से स्टार्ट हो जाओ या रो से, आपके ऊपर है। तो अभी कितने आउटकम्स आए मेरे पास टोटल? ये मेरे पास आए टोटल 9 आउटकम्स। तो यानी जो ए है, ए पार्ट का आंसर हुआ 9/36। प्रोबेबिलिटी में जब भी अगर आप कटिंग कर सकते हो तो हमेशा कटिंग कर कर आओगे, फाइनल आंसर आप उसको देकर आओगे। तो 9 और 36 कट होते हैं 4 की टेबल से, 1/4, 9 4 36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1/4। क्लियर? ओके। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में, वो कह रहा है अ टोटल ऑफ 9 और 11। अब सबसे पहले समझो, और का मतलब है कि 9 के टोटल भी लेने हैं और 11 के भी टोटल, दोनों का टोटल लेना है। टोटल मतलब सम, मैं यहां पर सम की बात कर रही हूं, ध्यान रखना। ठीक, आ जाओ, देखो 11 का सम आता है ये 5 और 6 और 6 और 5। इस वाली टेबल में ना एक खासियत होगी, आपको समझाती हूँ। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सी है ये। जब भी आप सम की बात करोगे ना तो आपको सारा डायगनली बड़ा इजीली मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखो, अगर मुझे सम चाहिए, लेट सपोज मुझे 7 चाहिए सम, ठीक है, कोई भी एक 7 ढूंढ लो। 3 और 4 7 बनाता है ना। अब इसका डायगनली मूव करो, तो इसके साइड में ऊपर आओगे, डायगनल में ऊपर जाओगे, 2 और 5 भी 7 बनाएगा, और इसके डायगनल ऊपर जाओगे, 1 और 6 भी 7 बनाएगा। नीचे आओगे तो भी 4 और 3 भी 7 बना रहा है, 5 और 2 भी, और 6 और 1 भी। तो जो सम होते हैं ना वो आपको सारे डायगनली मिलेंगे। ये इस वाली टेबल की खासियत होती है। ठीक है, अब वो आपसे जो सम है वो ये नहीं मांग रहा, वो आपसे सम मांग रहा है 9 और 11। तो 11 का एक ढूंढो, 5 और 6 11 बनाता है, डायगनली आ जाओ, ये रहा 6 और 5, 2 हो गए। 9 का ढूंढो, आपको पता है 9 क्या होगा, 6 और 3 बनाएगा, या जो भी आपको मिलता है आप वो ढूंढो 9 का। तो मुझे पता है ये 6 और 3 9 बनाएगा। अब इसके डायगनली आ जाओ, 6 और 3 4 और 5 भी 9 बनाएगा, 5 और 4 भी 9 बनाएगा, और ये 6 और 3 भी, मतलब मैं इंटरचेंज वाले भी काउंट करूंगी। समझ में आया? तो डायगनली मुझे 9 के मिल गए और इस साइड मुझे 11 के। तो टोटल कितने आंसर हो गए हमारे पास? 4 and 2 6। तो बी पार्ट का आंसर हो गया 6/36, दैट इज 1/6। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में बच्चों के लिए मुश्किल क्या था, जहां पे बच्चों ने गलती की वो था प्राइम नंबर को 1 काउंट किया, जिसकी वजह से उनके जो फेवरेबल आउटकम्स थे वो अलग हो गए। आप ये गलती मत करके आना। क्लियर है? चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये वाला भी करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग मैंने क्वेश्चंस लिए ताकि ये टेबल से बहुत अच्छे से आप रूबरू हो जाओ कि ये टेबल को यूज कैसे करना है। अब वो कह रहा है 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, फिर से 2 डाइस का क्वेश्चन है। ओके, अब मुझे चाहिए क्या, मुझे एक डाइस पे मल्टीपल ऑफ 2 चाहिए और दूसरे पे मल्टीपल ऑफ 3। अब सबसे पहले याद करो मल्टीपल ऑफ 2 कौन कौन से होते हैं, मतलब 2 के टेबल 2 4 और 6 है ना, और 3 के मल्टीपल्स कौन से हो गए, 3 की टेबल, यानी कि 3 and 6। चलो मार्क करते हैं फटाफट से, 2 वाले कौन कौन से होंगे। देखो बेटा,
अगर आप ये टेबल के क्वेश्चंस कम से कम 10-20 क्वेश्चंस कर सकते हो ना, तो आप बिना टेबल के भी एग्जाम में इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। बट अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो 2 मिनट लगेंगे, टेबल को बना लेना, क्वेश्चन गलत मत करके आना बस, ठीक है। तो चलो टू वाली रो पकड़ते हैं। मैंने 2 वाली रो पकड़ी है, मुझे 2 चाहिए, 4 6 चलेगा उसके साथ, और 3 और 6 भी चलेगा उसके साथ, ठीक है। चलो, अगर पहले वाले पे 2 आ रहा है तो दूसरे वाले पे 3 या 6 में से, मतलब 3 और 6 के मल्टीपल आने चाहिए। चलो 2 वाली टेबल में 2,2 ये नहीं लूंगी, 2,2 मत लेना। वो कह रहा है कि अगर एक डाइस पे आप 2 का मल्टीपल ले रहे हो तो दूसरे पे 3 का ही होना चाहिए। तो मैं यहां पर क्या ले सकती हूं, 2 वाले कॉलम में ये 3 और 2 ले सकती हूं, है ना, कि 3 आ रहा है, एक पे 3 का मल्टीपल है 3 और एक 2 है ना। चलो, फिर मैं क्या ले सकती हूँ, एक में ये 6 और 2 ले सकती हूँ, फिर से 6 आता है 3 की टेबल में, ये रहा, और एक ये 2 रहा। ओके, चलो अब 3 वाले पे आ जाओ, फिर से मैं ये 2 और 3 ले सकती हूँ, 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल, 3 3 मत लेना, दोनों 3 के मल्टीपल हैं। 4 3 ले सकती हूँ और 6 और 3 ले सकती हूँ। इस वाले केस में मैंने 6 को 2 का मल्टीपल माना है, तो 6 हमारा दोनों ही केसेस में चलेगा। 4 की टेबल पे आ जाओ, 4 और 3 ले सकती हूँ और 6 और 4 भी ले सकती हूँ। 5 में मैं कोई भी ऑप्शन नहीं लूंगी क्योंकि एक साइड पे 5 आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए। 6 वाले में फिर से 2 और 6 ले सकती हूँ, 3 और 6 ले सकती हूँ, और क्या ले सकती हूँ, 6,6 भी, और 4,6 भी ले सकती हूँ। तो जब आप टेबल बना के करोगे तो आपके लिए इजी। अब यही चीज मैं आपको टेबल के बिना बताती हूँ कैसे होगी, समझो। अगर मुझे 2 के ऑप्शंस लेने हैं तो पहले वाले पे 2 ले लो, दूसरे वाले पे 3 आ सकता है, 3 के 2, इसका जो 2 है ये दोनों ऑप्शंस में बनाऊंगी, 4 का भी दोनों पे, तो 2,6 ऐसे, समझ आया। 4 का 4,3, 4,6, 6 का 6,3, 6,6, ये बन गए आपके केसेस। ऐसे ही 3 के साथ बनाओगे आप, 3 का क्या बनेगा, 3,2, 3 के साथ 2 आ सकता है, 3 के साथ 4 आ सकता है, 3 के साथ 6 आ सकता है। ऐसे ही 6 के साथ बनाओ, 6 के साथ 2 आ सकता है, 6 के साथ 4 आ सकता है, और 6 के साथ 6 भी आ सकता है। आप ऐसे भी कर सकते हो और आप टेबल बना के भी कर सकते हो। अब ये याद रखना, अभी मैंने आपको समझाया कि जो रिपीट होते हैं उनको हम नहीं लेते। तो यहाँ पर 6 और 6 रिपीट हो रहा है ना, तो इसको मैं एक ही बार लूंगी, 2 बार काउंट नहीं करूंगी। क्लियर हुआ। अब जल्दी से देखो ये कितने आ रहे हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल आपके पास 11 आउटकम्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ 11/36। ठीक है, ओके, ग्रेट। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब नेक्स्ट पार्ट में वो मुझसे कह रहा है कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए ऐसा जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो सबसे पहले तो परफेक्ट स्क्वायर देखो मैक्सिमम कहां तक आ सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स आपके कहां तक आ सकते हैं, हमारे पास 1 आ सकता है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 भी आ सकता है, 3 3 जा 9 भी आ सकता है, 4 4 जा 16 भी आता है, 5 5 जा 25 भी आ सकता है, और 6 6 जा 36। लास्ट हमारे पास 6 इंटू 6 36 ही होता है, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं 1 1 जा 1 कहां बनेगा। 1 1 जा 1 तो मेरे पास एक ही केस में बन रहा है, ये रहा 1,1 है ना। 4 देखो कहां बनेगा, 2 2 जा 4 बनेगा, है ना। और 4 कहां बनेगा, 1,4 भी 4 बनेगा, और 4,1 भी 4 बनेगा, है ना। 4 1 जा 4, ये भी 4 बनेगा। 3 कहां बनेगा, 3 3 जा 9 में ही 3 बनेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। 16 कैसे बनेगा, 4 4 जा 16 बनेगा। आपका 25 कहां बनेगा, 5 5 जा 25 बनेगा, और 36 बनेगा, 6 6 जा 36। तो अब ये आपके पास कितने ऑप्शंस हुए, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास टोटल 8 ऑप्शंस हुए। तो सेकेंड पार्ट का जो आंसर है वो होगा 8/36। समझ आया। इसको आप शॉर्ट में करके आ सकते हैं, ये आपका आ जाएगा 2/9। क्लियर। तो ये आपके डाइस के क्वेश्चंस थे सारे।
हमने कॉइन्स कर लिया, हमने डाइस के कर लिए। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है फाइनली कार्ड्स। कार्ड्स वाले क्वेश्चंस में भी बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। चलो सिखाती हूँ कार्ड्स कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले ना प्लेइंग कार्ड्स क्या होते हैं, आई वुड सजेस्ट घर में अपने ताश के पत्ते ढूंढो और पहले उनको बहुत अच्छे से निहारो, और नहीं तो एक दो गेम भी सीख लो, कोई भी इजी सी जो आपको लगे, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखो क्या है, सबसे पहले ये समझो जो कार्ड्स होते हैं ना बेटा, वो आपके 4 सूट्स होते हैं बेसिकली। अब क्या होते हैं, अगर आप ये देखो, ये जो बना हुआ है, एक आपका कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, इसको हम डायमंड बोलते हैं। एक आपको हार्ट दिखेगा इस तरीके से, ये हम हार्ट ही बोलते हैं। फिर आपको एक क्लब्स का दिखेगा इस तरीके से, 3 वो बने होंगे, ये क्लब्स होता है। और फिर आपको एक स्पेड दिखेगा जो आपको एक लीफ की तरह दिखेगा, दिस इज स्पेड। ठीक है, तो ये 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं हमारे पूरे डेक ऑफ कार्ड्स में। अब नंबर्स कहां से होते हैं हमारे पास, अगर आप स्क्रीन पे देखो तो नंबर्स हमारे पास ए से शुरू होते हैं। चलो मैं समझाती हूं आपको, पहले हम लोग एक टेबल के थ्रू समझते हैं। समझो, नंबर्स हमारे पास ए से स्टार्ट होते हैं। कार्ड्स में हमारे पास 1 नहीं होता, ए होता है उसकी जगह। कई गेम्स में हम ए को 1 मानते हैं, कई गेम्स में हम ए को जो है 21, मतलब डिपेंड करता है, बट हमारे पास 1 नहीं होता, ए है। उसके बाद हमारे नंबर्स स्टार्ट हो जाते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 के बाद 11th पे हमारे पास 11 नहीं होता, मेरे पास होता है जे, जिसको मैं जैक बोलती हूं। ठीक है, 12th नंबर पे मेरे पास 12 नहीं होता, मेरे पास होता है क्यू, जिसको मैं क्वीन बोलती हूं। और लास्टली मेरे पास होता है के, जिसको मैं बोलती हूं किंग। अगर आप ध्यान दो तो इन तीनों पे फेसेस बने होते हैं, इसीलिए इनको फेस कार्ड्स बोला जाता है। अगर आप ध्यान दो ऊपर देखो, इनमें क्या है, आपके फेसेस बने होते हैं। आप देख रहे हो ना, ये सारे फेसेस बने हुए हैं, तो ये इसीलिए फेस कार्ड्स कहलाते हैं। अब आपके पास टोटल कार्ड्स कितने हुए, ये टोटल आपके पास 13 कार्ड्स हुए। कितने हुए, 13 कार्ड्स। ठीक, अब मैंने आपको क्या बोला, 4 सूट्स है मेरे पास हार्ट है, स्पेड है, डायमंड है, क्लब है। तो ये इन सब के 4-4 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं इन सब के, 4-4 पत्ते। इक्का होगा उसके भी 4 पत्ते होंगे, 2 होगा उसके भी 4, किंग होगा उसके भी 4। तो जब सबके 4 पत्ते हैं तो 13 × 4 टोटल कार्ड्स मेरे पास आ जाते हैं 52। समझ आया? इतना आप दिमाग में अगर रखोगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है। 2 टाइप से दिमाग में रखना, एक तो ये रखना कि आपके पास टोटल 13 कार्ड्स हैं और सबके 4 पत्ते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको ये 4 सूट्स बताए, मैंने आपको कहा कि एक आपका स्पेड है, एक आपका क्लब है, एक हार्ट है और एक डायमंड है। तो ये जो होता है, ये आपके 2 ये वाले होते हैं, ये आपके ब्लैक कार्ड्स होते हैं, दीज आर योर ब्लैक कार्ड्स। और ये आपके रेड कार्ड्स होते हैं। तो ये एक डिफरेंस भी आप लोग याद रखना, यू हैव 2 टाइप ऑफ कार्ड्स, ब्लैक एंड रेड। तो स्पेड के भी 13 कार्ड्स हैं, क्लब के भी 13 कार्ड्स हैं, हार्ट के भी 13 कार्ड्स हैं और डायमंड के भी 13 कार्ड्स हैं। तो अब टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हुए बेटा, टोटल ब्लैक कार्ड्स हो गए 26। ठीक है, ऐसे ही टोटल रेड कार्ड्स कितने हुए, टोटल कार्ड्स हो गए रेड 26। ऐसे आप लोग इसको ध्यान रखना, दैट्स इट। 52 कार्ड्स हैं, अगर एक छोटी सी टेबल बनाए, 52 कार्ड्स हैं, उसमें से आधे कार्ड्स ब्लैक होते हैं 26 और आधे कार्ड्स रेड होते हैं। ठीक है, और ब्लैक कार्ड्स में भी 13, उसका 26 का आधा 13 होते हैं आपके स्पेड, 13 होते हैं क्लब। रेड वाले में भी 13 कार्ड्स आपके हार्ट के और 13 आपके डायमंड के। क्लियर ये चीज? फेस कार्ड्स आपके कौन से होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग। क्लियर? नंबर्ड कार्ड्स कौन से होते हैं, नंबर्ड कार्ड्स आपके 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर हो गया? अब जो वो आपको बोलेगा, अब ये याद रखना कि ए से लेके किंग तक इन सब के, हर कार्ड के, हर पत्ते के 4 कार्ड्स होते हैं। अगर मैं बोलूंगी कि मुझे जैक के बताओ कितने कार्ड्स हैं, तो जैक के टोटल 4 कार्ड्स होते हैं। एक स्पेड होता है उसका, एक क्लब होता है, 2 ब्लैक और 2 रेड।
रेड में एक उसका हार्ट होता है और एक उसका डायमंड होता है। तो ये आप कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है, याद रहेगा, श्योर। अब करते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन, उससे हम लोग एक टॉपिक को समझेंगे। देखो वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है द किंग, क्वीन एंड जैक, किंग के, क्वीन एंड जैक ऑफ डायमंड्स आर रिमूव्ड। किंग, क्वीन और जैक के डायमंड्स कितने होते हैं? हर पत्ते का एक होता है, ठीक है, जो सूट होता है, डायमंड, क्लब, हार्ट, वो एक एक होता है। तो किंग का एक डायमंड हटा दिया, क्वीन का भी एक डायमंड हटा दिया, ध्यान से समझना, और जैक का भी डायमंड हटा दिया। तो मेरे पास पहली बात तो ये कि जो टोटल आउटकम्स हैं वो ही चेंज हो गए। क्या हो गए टोटल आउटकम्स? अब मेरे पास 52 कार्ड्स नहीं है, मेरे पास 52 में से 3 पत्ते तो मैंने हटा ही दिए। जब मैंने 52 में से 3 पत्ते हटा ही दिए तो मेरे पास अब टोटल आउटकम्स 49 है। ठीक, कौन से हटाए हैं वो भी याद रखना। अब उनको मैंने शफल किया और एक कार्ड मैंने पिक किया। अब वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड। ठीक, समझो, अब मैंने आपको क्या समझाया, हर सूट के डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड, हर उसके 13 कार्ड्स होते हैं। 21 से शुरू होता है, किंग तक जाता है और टोटल डायमंड के 13 कार्ड्स होते हैं। बट ये ध्यान रखना कि डायमंड के ये 3 कार्ड तो मैं रिमूव कर चुकी हूं। तो 13 में से कितने कार्ड्स बच गए? अब डायमंड के 10 बच गए। जब 13 में से 3 हटा ही दिए तो मेरे पास बच गए 10 अपॉन में 49। ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। समझ में आया? मैंने कार्ड्स रिमूव कर दिए, जो रिमूव कर दिए उसको हटा दो और दिमाग में रखो कौन से हटाए हैं। ठीक, अब सेकेंड पार्ट में उसने बोला कि मुझे जैक की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब ध्यान रखना, मैंने आपको कहा 21 से लेके किंग तक हर उसके आपके 4 कार्ड्स होते हैं। तो जैक के भी 4 कार्ड्स होंगे, है ना, एक डायमंड होगा, एक स्पेड होगा, एक क्लब होगा, 4 कार्ड्स होंगे, है ना। बट जैक में से एक डायमंड तो मैं रिमूव कर चुकी, मेरे पास है ही नहीं एक जैक। 4 में से एक चला जा चुका है। तो यानी अब कितने निकल सकते हैं, कितने ऑप्शंस है मेरे पास? जैक के 3 ऑप्शंस हैं। तो 3 अपॉन में 49 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। क्लियर है? पहले वाले में 10/49 क्योंकि मैं डायमंड के 3 कार्ड्स हटा चुकी हूं। जैक वाले में जैक का एक ही कार्ड हटाया था, 4 कार्ड्स होते हैं, एक हटाया था, 3 हो गया और टोटल आउटकम मेरे 49 थे। यहां बच्चे गलती क्या करते हैं, टोटल आउटकम में गलती कर देते हैं या फिर ये भूल जाते हैं कि मैंने डायमंड्स के कार्ड्स हटाए हैं या जैक का कार्ड हटाया है। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट था आपका। फाइनली मैंने इस वाली वीडियो में आपको जो है सैंपल स्पेसेस के थ्रू एक एक दो क्वेश्चन करके दिखाए कि हम सॉल्व कैसे करते हैं। अब अगर सैंपल स्पेस आपको आ गया है तो नेक्स्ट वाली वीडियोस को जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आपको स्पेशल केसेस बताए हैं, लीप ईयर का क्वेश्चन, आइदर और का क्वेश्चन, एटमोस्ट एटलीस्ट का क्वेश्चन। उसकी नेक्स्ट वीडियो में 5 साल के जितने यूनिक कॉमन क्वेश्चंस की बात नहीं करी मैं, जितने यूनिक क्वेश्चंस बन सकते थे ना, जो आपको कहीं बुक में नहीं मिलेंगे, वो सारे लिए हैं। एंड लास्टली हमने 30 मिनट के अंदर 1 शॉट कंप्लीट किया है। पहले टॉपिक समझना और 1 शॉट बाद में देखना। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू एवरीवन।